अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हम लोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में हमने देखा था दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस और दूसरे थे कोऑपरेटिव प्रोसेसेस, जिनको आप डिपेंडेंट प्रोसेसेस भी बोल सकते हो। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस में देखिए हमने पढ़ा था कि एक्चुअली एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को इफ़ेक्ट नहीं करता। अगर वो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा तो उनका वो लोग आपस में कम्युनिकेट भी नहीं करते। तो इसमें जो चीज़ है डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं थी। जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं वो क्या था कि एक दूसरे का एक प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस पे इफ़ेक्ट था, क्योंकि वो डाटा शेयर कर रहे थे। हो सकता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस एक जॉब को एग्जीक्यूट कर रहे हो या एक ही कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो आपस में उनका जो कम्युनिकेशन थी वो लाजमी थी। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस में हमने कुछ उसकी पढ़ी थी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, कंप्यूटेशन स्पीड अप, मॉड्यूलैरिटी। कैन अब जो हमने देखा था कि प्रोसेसेस दो तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एक था वो शेयर्ड मेमोरी मॉडल और दूसरा था मैसेज पासिंग मॉडल। अब शेयर्ड मेमोरी मॉडल सबसे पहली चीज़ आ गई है। शेयर्ड मेमोरी मॉडल क्या है कि इसमें एक एग्जांपल जो थी वो थी प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाली। शेयर्ड मेमोरी मॉडल establishes a region of memory that is shared by cooperating processes. The processes exchange information by reading and writing data to the shared region. This model is faster than message passing model and provides maximum speed and convenience. अब इसमें वो क्या कह रहा है कि जो स्पेस है, लेट्स सपोज एक डायग्राम से को समझने की कोशिश करते हैं। अब नाम क्या है कि शेयर्ड मेमोरी मॉडल मीन्स कि मेमोरी का कोई भी ऐसा रीजन है या स्पेस है जिसको जो प्रोसेसेस आपस में कोऑपरेट करें वो शेयर करें उसको। प्रोसेसेस विच आर कोऑपरेटिंग और शेयरिंग दैट स्पेस। अब अगर इस तरह के एग्जांपल हम लोग ले लें और लेट्स सपोज ये हम कहते हैं ये प्रोसेस 1 आ गया हमारा। ये आ गया हमारा प्रोसेस 1 और ये आ गया हमारा प्रोसेस 2। ये P1 आ गया प्रोसेस 1 और ये हम कहते हैं हमारे पास प्रोसेस 2 है। अब क्योंकि ये प्रोसेसेस आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, ये कोऑपरेटिंग ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, कोऑपरेट कर रहे हैं। ये जो एरिया है ना ये वाला दरमियान में जो P1 और P2 के दरमियान में एक रीजन है मेमोरी में। अब ये जो रीजन है मेमोरी में ये शेयर्ड मेमोरी है। ये P1 भी P2 भी इस रीजन को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ये जो दरमियान में ये शेयर्ड मेमोरी है ये वाली। तो ये दरमियान में जो स्पेस है ये क्या है, आपकी शेयर्ड मेमोरी। अब क्योंकि P1 और P2 आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, ये रीजन इसको ये क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अब एडवांटेजेस भी बहुत से हैं लेकिन इसमें कोई मसला भी आता है। अब वो जो मेन जो प्रॉब्लम है इसमें जो फेस करनी पड़ती है प्रोसेसेस को, वो क्या है। मेन प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि मेमोरी रीजन एक ही है यूज़, ये तो मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ कि दो प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हैं, हो सकते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस हों, दो से भी ज़्यादा हों। P1 ने कोई आके अपनी चीज़ यहाँ राइट की है, P1 कोई आता है वो अपनी चीज़ राइट करता है, वो बाद में किसी काम के लिए अगर बाद में उसको कोई यूज़ आ सके। तो P2 जब आएगा वो देखेगा यार पहले से कोई चीज़ लिखी है, वो उसको काट के
तो उसको ओवर राइट कर देगा और अपनी चीज़ को सेव कर देगा। इसी तरह अगर P3 है तो P2 की चीज़ को काट देगा। तो P1 जब अपनी चीज़ रीड करने आएगा तो उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी, P2 अपनी चीज़ रीड करने आएगा उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बार बार ओवर राइट कर रहे हैं जो नया प्रोसेस आ रहा है, क्योंकि हर प्रोसेस सेम मेमोरी रीजन को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, टिपिकली द शेयर्ड मेमोरी रीजन रिसाइड्स इन द एड्रेस स्पेस ऑफ प्रोसेस दैट क्रिएट्स दिस रीजन। द अदर प्रोसेसेस रिक्वायरिंग टू कम्युनिकेट यूजिंग द शेयर्ड मेमोरी रीजन मस्ट अटैच टू it to their address space. The operating system normally prevents one process to access memory of another process. All processes wishing to communicate using this model agree to remove this restriction. The processes must also ensure that they do not write the same location simultaneously. अब इस पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है, वही चीज़ हुई जो मैंने आपको समझाई थी कि एक दूसरे का डाटा के ओवर राइट करते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या किया है, ये जो शेयर्ड मेमोरी है इसमें रीजन्स बना दिए गए, छोटे छोटे क्या कह सकते हैं ब्लॉक्स बना दिए गए। एक ब्लॉक किसको एलोकेट कर दिया है, P1 को, फिर P2 के लिए अलग ब्लॉक होगा, P3 के लिए अलग, जितने भी प्रोसेसेस कॉपरेट कर रहे हैं उनके लिए क्या किया, छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए। P1 अपना ब्लॉक यूज़ करेगा, उसमें आके अपना डाटा राइट करेगा और जब उसने रीड करना हुआ रीड कर लेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है वो रिस्ट्रिक्ट करे किसी भी और प्रोसेसर को किसी दूसरे का ब्लॉक एक्सेस ना करने दे। अगर P2 P1 का ब्लॉक, ये किसका काम है, उसने एक्सेस नहीं करते ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि P2 ने P1 का ब्लॉक एक्सेस नहीं करना, P1 ने P3 का ब्लॉक एक्सेस नहीं करना। तो ये शेयर्ड मेमोरी मॉडल जो है आपका। अब इसमें जो एक टिपिकल एग्जांपल आप लेते हो, जो जनरल एग्जांपल है वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर एग्जांपल है। जो एग्जांपल ली जाती है उसमें वो क्या है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर एग्जांपल। अभी प्रोड्यूसर कंज्यूमर एग्जांपल क्या है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर कौन है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर कौन है, जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया उसको इस्तेमाल कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है उसको। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, क्या अनबाउंडेड बफर प्रॉब्लम है और एक बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है। ऑपरेटिंग प्रोसेस में हमारे पास कौन कौन से दो प्रोसेसेस कॉपरेट कर रहे हैं, तो एक शेयर्ड मेमोरी, दूसरा मैसेज पासिंग मॉडल। अब इसमें क्या है कि शेयर्ड मेमोरी की अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास आ गए प्रोड्यूसर कंज्यूमर एग्जांपल। तो इसमें क्या दो चीज़ें आ रही हैं, एक अनबाउंडेड बफर प्रॉब्लम है, अनबाउंडेड बफर प्रॉब्लम, और दूसरी बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है। इसके अंदर बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। अब अनबाउंडेड बफर प्रॉब्लम क्या है कि कोई लिमिट नहीं है, मीन्स ये जो अनबाउंडेड बफर है, इसको आप सिंपल से यहाँ देखो तो क्या होगा, अनबाउंडेड में वो कह रहा है कि आपकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट का क्या मतलब है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता जा रहा है, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस करता जा रहा है, ये आगे नहीं देखता कि कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो बस प्रोड्यूस करता जा रहा है, उसको इससे कोई वास्ता नहीं है कि आगे कोई उसको जो चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहा है वो आगे कोई कंज्यूम भी कर रहा है या नहीं कर रहा, वो लगातार प्रोड्यूस करता जा रहा है। तो इसमें लिमिट कोई नहीं है। जो हमारे पास पहली चीज़ आ गई है वो क्या है, अनबाउंडेड बफर में लिमिट कोई नहीं है। अनबाउंडेड बफर में लिमिट आपके पास कोई नहीं, नो लिमिट। तो अनबाउंडेड बफर में क्या है, लिमिट कोई नहीं है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता जा रहा है, वो आगे नहीं देख रहा कि कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस रिगार्डलेस ऑफ वेदर कंज्यूमर कंज्यूम्स और नॉट। तो ये था अनबाउंडेड बफर जिसमें विच हैज़ नो लिमिट। अब दूसरा आ गया बाउंडेड बफर। अब बाउंडेड बफर में क्या है, प्रोड्यूसर वेट्स फॉर कंज्यूमर टू कंज्यूम। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कि कंज्यूमर कंज्यूम कर ले।
तो दूसरा जो इसके अंदर आता है वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, जिसमें आप लिमिट है बाउंडेड बफर, पहली अनबाउंडेड बफर प्रॉब्लम है, दूसरी बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। बाउंडेड में क्या होगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, फिर वेट करेगा कि कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर ले। प्रोड्यूसर ने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की तो स्टॉप कर जाएगा यहाँ, फिर प्रोड्यूस नहीं करेगा मज़ीद जब तक ये वाली चीज़ कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर लेता। तो जब ये कंज्यूमर कंज्यूम करेगा फिर वापस प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, फिर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, फिर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। तो ये थी हमारी क्या, प्रोड्यूसर कंज्यूमर एग्जाम्पल, जिसमें दो चीज़ें थी, एक बाउंडेड बफर था और दूसरा अनबाउंडेड बफर। तो अनबाउंडेड बफर में कोई लिमिट नहीं है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता रहता है रिगार्डलेस ऑफ इफ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग और नॉट। और बाउंडेड बफर में है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस एंड वेट्स फॉर कंज्यूमर टू कंज्यूम। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो कौन सा है, मैसेज पासिंग मॉडल। अब मैसेज पासिंग मॉडल क्या है, बेसिकली मैसेज पासिंग मॉडल है कि लेट्स सपोज हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं। मैसेज पासिंग मॉडल में क्या है कि हमारे पास दो प्रोसेसेस आ गए। अब वो दो प्रोसेसेस क्या करते हैं, दो प्रोसेस हैं P1 और P2, इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना है। क्या करना है, P1 और P2 ने कम्युनिकेट करना है। तो P1 और P2 जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो क्या करेंगे, ये P1 आ गया और ये आ गया P2। तो एक कम्युनिकेशन लिंक होगा दरम्यान में जो इनको कम्युनिकेट करवाएगा। वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। आप ये कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे। तो आपका जो मैसेज पासिंग मॉडल है उसमें दो चीज़ें आ जाती है, एक होता है सेंडर सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है। लेट्स एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि ये सेंडर है जो सेंड कर रहा है और ये रिसीवर है द वन हु इज़ रिसीविंग। अब सेंड रिसीव वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसमें दो चीज़ें इसमें भी मैसेज पासिंग मॉडल में भी है, डायरेक्ट मैसेज पासिंग है और दूसरी है इनडायरेक्ट मैसेज पासिंग। अब डायरेक्ट मैसेज पासिंग में क्या है, जो पहली डायरेक्ट मैसेज पासिंग है, डायरेक्ट मैसेज पासिंग में P1 ने सेंड किया डायरेक्टली, P2 ने रिसीव कर लिया। अगर आपको सिंपल सा यहाँ लिख के बताऊँ कि डायरेक्ट मैसेज पासिंग क्या है, अब ये डायरेक्ट मैसेज पासिंग में क्या है कि P1 है जो क्या है, सेंडर है। P1 सेंड कर रहा है, कौन सेंड कर रहा है, P1, क्या उसने मैसेज सेंड किया। और फिर दूसरी साइड पर रिसीव कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, P2 रिसीव कर रहा है। क्या रिसीव कर रहा है, जो P1 ने मैसेज भेजा वो रिसीव कर रहा है। तो ये डायरेक्ट मैसेज पासिंग है, P1 ने सेंड किया, P2 ने रिसीव कर लिया। जो पहली चीज़ है, ये भी हटा देते हैं। तो ये पहली डायरेक्ट मैसेज पासिंग आ गई। फिर इनडायरेक्ट मैसेज पासिंग है, इनडायरेक्ट मैसेज पासिंग। इनडायरेक्ट मैसेज पासिंग में क्या चीज़ है, इनडायरेक्ट मैसेज पासिंग में कि ये डायरेक्टली P1 और P2 में कम्युनिकेशन नहीं हो रही। अगर P1 रिसीव कर रहा है तो तरफ से एक मेल बॉक्स होगा, इसमें क्या है, मेल बॉक्स इज़ रिक्वायर्ड। अब मेल बॉक्स क्या चीज़ है, तो इसमें ये होता है कि ऐसा एक मेल बॉक्स है जो दोनों प्रोसेसेस आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, P1 और P2 वो शेयर कर रहे होंगे आपस में। पहले ये था ना डायरेक्ट मैसेज पासिंग में कि P1 ने कोई भी मैसेज भेजा है को P1 सेंड कर रहा है और P2 को रिसीव हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट मैसेज पासिंग में क्या डायरेक्टली एक दूसरे को नहीं सेंड कर रहे हैं, इनके दरमियान लेट्स सपोज एक मेल बॉक्स है, क्या है,
मेल बॉक्स है, P1 अपना मैसेज कहाँ छोड़ रहा है, इस मेल बॉक्स में, और P2 आके मेल बॉक्स से रिसीव कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, कब P1 ने मैसेज मेल बॉक्स में सेंड किया और P2 ने कहाँ से आके रिसीव किया, मेल बॉक्स से। तो इसमें क्या आ गया, एक मेल बॉक्स जो रिक्वायर्ड होती है। तो ये इनडायरेक्ट मैसेज पासिंग है आपकी। तो ये थे हमारे क्या शेयर्ड मेमोरी मॉडल में प्रोड्यूसर कंज्यूमर एग्जांपल, और मैसेज पासिंग मॉडल में आपका सेंड और रिसीव जो भी मैसेजेस भेजने हैं। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन आ गई और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो इनडायरेक्ट में क्या कह रहा है, मेल बॉक्स इज एन ऑब्जेक्ट यूज बाय प्रोसेसेस टू स्टोर एंड रिमूव मैसेजेस। तो ये पढ़ लेना बेसिकली, बस ये बेसिक आइडिया कि ये आपको समझा दिया होता है क्या क्या है, वही चीज़ लिखी हुई है। तो ये बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, जो ये चीज़ें लिखी हैं कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाउंडेड बफर डिटेल में क्या है, बाकी चीज़ें बस कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर आ जाता है हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन क्या है। ये इसके प्रॉब्लम्स भी देख लेना, मेल बॉक्स सिस्टम के साथ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, क्या क्या कह रहा है। सिंक्रोनाइजेशन क्या चीज़ है, सिंक्रोनाइज क्या करता है, दो प्रोसेस हैं P1 और P2 आपस में सिंक्रोनाइज करना है, मतलब P1 सेंड करे P2 रिसीव करे उसी वक्त। बेसिकली मैं एक साथ मिलाना किसी भी चीज़ को, दो एक्शन है कि साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे हैं, तो वो सिंक्रोनाइजेशन है आपकी। द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस टेक प्लेस थ्रू कॉल्स टू सेंड एंड रिसीव फंक्शंस। मीन्स एक प्रोसेस ने सेंड किया, दूसरा रिसीव कर, अगर वो आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं। Different design options to implement each function include message passing by blocking or non-blocking. They are also known as synchronous or asynchronous. अब पहले blocking send आ गया है। The sending process is blocked until the message is received by the receiving process or the mailbox. अब blocking send में वो क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल एक लेते हैं और तो कह रहा है कि blocking send में जो भी सेंडर है, P1 आ गया हमारे पास और ये P2 आ गया, ये इनके दरमियान कम्युनिकेशन लिंक है। चलो ये अगर मेल बॉक्स यूज़ करें या जो भी कर रहे हैं, P1 ने मैसेज सेंड किया और वो ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। P1 ने मैसेज सेंड किया और ब्लॉक में चला गया। कब तक ब्लॉक में रहेगा, जब तक ये वाला मैसेज ये रिसीव नहीं कर लेता। P1 उस वक्त तक ब्लॉक में रहेगा जब तक P2 इसका मैसेज रिसीव नहीं कर देता, तब तक ये कोई और मैसेज नहीं सेंड करेगा। तो ये क्या है, ब्लॉकिंग सेंड। फिर नॉन ब्लॉकिंग सेंड है, द सेंडिंग प्रोसेस सेंड दी मैसेजेस एंड रिज्यूम ऑप्शन। सेंड करता रहता है, ये नहीं देख रहा आगे वो रिसीव कर भी रहा है या नहीं कर रहा। P1 ने सेंड किया और उसको नहीं पता, एक्नॉलेजमेंट उससे नहीं ली उसने कि P2 ने रिसीव भी किया या नहीं। P1 सेंड करता है करता है करता है। फिर नॉन ब्लॉकिंग सेंड है। फिर ब्लॉकिंग रिसीव है, द रिसीवर प्रोसेस ब्लॉक्स अनटिल अ मैसेज इज अवेलेबल। मैसेज कहाँ अवेलेबल है, या मेल बॉक्स में अवेलेबल है या किसी और जगह। तो यहाँ पर आपका जब तक मैसेज एक अवेलेबल है रीड करने के लिए, तो ये ब्लॉक हो जाएगी, कोई और मैसेज नहीं आएगा। फिर नॉन ब्लॉकिंग रिसीव के, द रिसीवर प्रोसेस रिट्रीव ईदर अ वैलिड मैसेज और नल। ये जो यहाँ से कोई मैसेज वैलिड है जो उसको उसके लिए है वो रिट्रीव करेगा, रिट्रीव होता है हासिल करना, या ये खाली होगा। तो ये नॉन ब्लॉकिंग रिसीव आ गया। फिर बफरिंग आ गई है। अब एक बफर है, बफर क्या होता है, बफर बेसिकली एक टेम्प्रेरी स्टोरेज है ड्यूरिंग जब आपकी एक डाटा मूवमेंट हो रही होती है उसके दौरान, उसके अंदर बफर के अंदर आप डाटा फॉर टेम्प्रेरी एक स्टोरेज है जिसके अंदर टेम्प्रेरी टाइम के लिए आप एक डाटा स्टोर करवा देते हो। तो बफरिंग में क्या था, मैसेजेस एक्सचेंज विया एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रिजाइड इन अ टेम्प्रेरी क्यू, तो वो बफर होता है। दीज क्यूज कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन दी फॉलोइंग वेज। अब ज़ीरो कैपेसिटी है, बाउंडेड कैपेसिटी है और अनबाउंडेड कैपेसिटी है। ज़ीरो कैपेसिटी क्या है, क्यू हैज़ मैक्सिमम लेंथ ऑफ ज़ीरो, द लिंक कैन नॉट हैव एनी मैसेज वेटिंग इन इट, द सेंडर मस्ट वेट until the recipient receive the message, the two processes must be synchronized for the transfer of a message, the zero capacity link is referred to as message passing system without buffering। जो मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी कि दो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होना लाजमी है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़ीरो है। तो ये जब मैसेज भेजेगा तो ये
कब तक वेट करेगा? जब तक ये रेसिपिएंट कौन है, रेसिपिएंट P2 है, जब तक ये मैसेज ये वाला रिसीव नहीं कर लेता तब तक ये वेट करेगा, फिर नेक्स्ट मैसेज भेजेगा। क्योंकि जो आपकी लेट्स सपोज ये एक लाइन है, लाइन में सिर्फ एट अ टाइम एक मैसेज ट्रैवल कर सकता है, तो ये ज़ीरो कैपेसिटी बफर है। फिर आगे बाउंडेड कैपेसिटी, द क्यू हैज़ अ फाइनाइट लेंथ ऑफ n, कुछ भी हो सकती है लेंथ n है, फाइनाइट है। इट कैन स्टोर n नंबर्स ऑफ मैसेजेस इन इट, n कैन बी एनी नंबर, 5 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। अ मैसेज इज स्टोर्ड इन द क्यू इफ इट इज़ नॉट फुल and sender continues the execution without any wait. The sender must block until there is a space. तो वो क्या कह रहे हैं अब इसमें जो बॉन्डेड कैपेसिटी है, सेम वही चीज़ है। ज़ीरो कैपेसिटी में मैंने आपको बताया था कि मैसेज सेंड करके वेट करता है क्योंकि लाइन के अंदर एट अ टाइम सिर्फ एक मैसेज ट्रैवल कर रहा है। कैपेसिटी क्या थी उस वक्त बफर की? ज़ीरो कैपेसिटी थी। अब जो बाउंडेड कैपेसिटी में लेट्स सपोज कह रहे हैं एन उसकी कैपेसिटी एन टोटल नंबर वो एट अ टाइम सेव कर सकते हैं। हम कहते हैं 5, एन की वैल्यू क्या है? 5 है, सपोज कर रहा हूँ मैं, मीन्स 5 मैसेजेस एट अ टाइम इस लाइन में जा सकते हैं। P1 क्या करेगा? एक मैसेज भेजेगा, फिर दूसरा भेजेगा, तीसरा भेजेगा, चौथा भेजेगा, पाँचवा। ये नहीं वेट करेगा कि P2 रिसीव कर रहा है या नहीं, कब तक भेजता रहेगा? जब तक उसकी लेंथ पूरी, ये वाली लाइन जो भी है ये फुल नहीं हो जाती आपकी, ये बफर आपको फुल नहीं हो जाता, तब तक वो मैसेजेस सेंड करता रहता है। इस केस में क्या है, अगर उसने P2 ने अभी तक कोई मैसेज रिसीव नहीं किया तो वो 5 मैसेजेस इकट्ठे भेज सकता है। अगर P2 ने इसमें से 2 रिसीव कर लिए तो इसका मतलब है कि 2 की और जगह यहाँ से बन गई है, तो वो छठा सातवां भेज देगा। तो ये था बाउंडेड कैपेसिटी। अनबाउंडेड कैपेसिटी क्या है? अब क्यू लेंथ इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब है कि कोई एक आपकी डिक्लेयर्ड नहीं है कि इसमें इतनी मैसेजेस आप भेज सकते हो। तो डिक्लेयर्ड जब नहीं है तो आप जितने मर्जी है भेजते रहो। इनफाइनाइट का क्या है कि P2 रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको उससे कोई गर्ज नहीं है। P1 लगातार मैसेज भेजता जा रहा है, भेजता जा रहा है, क्योंकि इसकी कोई लेंथ ही नहीं है। लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है, तो कोई डिक्लेयर्ड लेंथ नहीं है, तो वो लगातार मैसेजेस सेंड करता जा रहा है। डैट इज़ वाई सेंडर इज़ नेवर डिलेड। तो ये थी आपकी क्या, बफरिंग में ज़ीरो कैपेसिटी, बाउंडेड और अनबाउंडेड कैपेसिटी। तो ये चैप्टर नंबर 2 हमारा यहाँ ख़त्म। तो नेक्स्ट चैप्टर फिर शुरू करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप देख लेना, IPC में मैसेज पासिंग मॉडल है, उसके बाद शेयर्ड मेमोरी मॉडल, और फिर ये सिंक्रोनाइजेशन और बफरिंग है।